क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का प्रस्तावना। एक अपराधी का दिमाग। एक जवान आदमी अपने छोटे अंधेरे कमरे से बाहर निकलता है। उसके ख्याल जैसे तूफान मचाए हुए हों और उसका दिल बहुत बेचैन है। वह कुछ ऐसा करने वाला है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। पर क्यों? एक इंसान में अपराध करने की असली वजह आखिर क्या है? ये सवाल क्राइम एंड पनिशमेंट में फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की द्वारा उठाया गया है। यह सिर्फ हत्या की कहानी नहीं है, बल्कि ये मानव दिमाग में गहराई तक उतरने वाली एक यात्रा है जो अपराध बोध, नैतिकता और मुक्ति के संघर्ष को उजागर करती है। रोडियन रस्कोल्निकोव, मुख्य पात्र गरीब, अकेला और बेहद निराश है। वह मानता है कि वह खास है और कानून से ऊपर है। वह खुद को ये समझाता है कि एक बूढ़ी औरत, एक लालची गिरवीदात्री को मारना बिल्कुल जायज है, क्योंकि उसे लगता है कि वह कुछ बड़ा कर रहा है। पर क्या कोई अपराध सच में सही हो सकता है? हत्या के बाद अपराध बोध धीरे धीरे उसके दिमाग पर छा जाने लगता है। वह तर्क का सहारा लेकर इससे बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका अंतर्मन जोर से उसका मुकाबला करता है। उसकी मानसिक लड़ाई शुरू हो जाती है और जितना ज्यादा वह अपने अपराध को जायज ठहराने की कोशिश करता है, उतना ही ज्यादा वह दर्द में डूब जाता है। यह उपन्यास हमें उसके ख्यालों में गहराई तक ले जाता है और दिखाता है कि कैसे अपराध बोध एक इंसान को पूरी तरह नष्ट कर सकता है, साथ ही हमें अपने सही और गलत के मापदंडों पर सवाल करने पर मजबूर कर देता है। इस वीडियो में हम क्राइम एंड पनिशमेंट के मुख्य पलों का एकदम साफ सुथरे अंदाज में विश्लेषण करते हैं। हम रस्कोल्निकोव के विचारों का गहराई से विश्लेषण करते हैं और उसके कामों के पीछे छुपे अर्थों को समझते हैं, और हम इस उपन्यास का जोरदार सबक सामने लाते हैं। अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हो सकता है अब आप अपराध को वैसे न देखें जैसे पहले देखते थे। दिस वीडियो इंक्लूडिंग इट्स ऑडियो एंड स्क्रिप्ट is protected by copyright. Unauthorized reproduction, distribution or piracy is strictly prohibited and may result in legal action. यह वीडियो, इसका ऑडियो और इसकी स्क्रिप्ट कॉपीराइट द्वारा संरक्षित है। बिना अनुमति के इनका पुनरुत्पादन, वितरण या पायरेट करना कड़ाई से मना है और इसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। सोसाइटी कल्चर हिंदी बुक समरी के तीसरा एपिसोड में हम फ्योदोर दोस्तोयेव्स्की की किताब क्राइम एंड पनिशमेंट पर चर्चा करेंगे, जो 1866 में प्रकाशित हुई थी। इस किताब का पूरा नाम है क्राइम एंड पनिशमेंट, एक दर्शन शास्त्रीय महान कृति पर अच्छाई और बुराई के सीमाओं के बारे में, मतलब अपराध और सजा, अच्छाई और बुराई की हद पर कमाल की एक दार्शनिक रचना। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का पहला अध्याय, एक बांटा हुआ दिमाग। रोडियन रस्कोल्निकोव एक परेशान आदमी है जो सेंट पीटर्सबर्ग में एक छोटे दम घुटने वाले कमरे में रहता है। शहर गर्म है और गंध तो बेहाल है। उसके दिमाग में ऐसे ख्याल गूंथे हुए हैं जिनसे वो छुटकारा नहीं पा सकता। वह गलियों में घूमता है, अपने आप से बातें करता है। उसका मानना है कि डर लोगों को आगे बढ़ने से रोकता है। अगर कायर ना होते तो लोग कुछ भी कर सकते थे, पर वो क्या करने वाला है अभी हमें पता नहीं है। रस्कोल्निकोव ने अभ्यास करने का फैसला किया। वह अपने घर से 730 कदम गिनते हुए एक पुरानी इमारत तक जाता है। वह एक दरवाजे पर दस्तक देता है। एक बुजुर्ग महिला, अलेना इवानोवा, जवाब देती है। वह छोटी, झुर्रियों वाली, तेज नजरों वाली और तीखी नाक वाली है। वह एक पावर ब्रोकर है। रास्कोल्निकोव महीनों से उससे अपनी चीजें बेच रहा है। वह इधर उधर देखता है और कमरे के हर एक डिटेल को ध्यान से नोट करता है। वह देखता है कि कैसे धूप खिड़की से अंदर झांकती है। उसे ठीक ठाक जानना है कि किसी खास पल में कमरा कैसा दिखेगा। वह एक घड़ी पॉन करने के लिए देती है उसे। वह उसे बहुत ही कम पैसे में खरीद लेती है। उसे यही उम्मीद थी। वह अलविदा कहकर चला जाता है और बताता है कि शायद एक दो दिन में वह फिर लौट आएगा। जैसे ही वह आगे बढ़ता है, उसे अचानक बीमारपन का एहसास होता है। उसके कदम ढीले हो जाते हैं और उसका शरीर कांपने लगता है। ओ भगवान, ये सब कितना घिनौना है, वह चिल्लाता है। संदेह और डर उसे पूरी तरह से चपेट में ले लेते हैं। वह एक तावड़ में घुस जाता है जो उसके लिए बिल्कुल नया है। हफ्तों बाद पहली बार उसे लोगों के बीच में रहने की इच्छा होती है। वहाँ उसकी मुलाकात होती है मार्मेलाडोव से, जो कि एक शराबी पुराना क्लर्क है।
मार्मेलाडोफ अपनी जिंदगी के बारे में बातें करता है। उसने शराब की वजह से सब कुछ खो दिया है। उसकी बेटी सोनिया अब परिवार का खर्च चलाने के लिए एक वेश्या के रूप में काम करती है। रस्कोल्निकोव ध्यान से सुनता है और उसे दया महसूस होती है। जब वह मार्मेलाडोफ को घर तक पहुंचाता है तो चुपके से खिड़की के किनारे पैसे छोड़ देता है। रस्कोल्निकोव एक बांटा हुआ इंसान है। उसके नाम में ही विभाजन की बात झलकती है। रस्कोल्निक का मतलब होता है शिज्म। वह ठंडा और निर्दयी है, फिर भी दयालु और उदार भी है। उसने कुछ भयानक करने की योजना बनाई है, पर उसे अपने के पर पछतावा भी होता है। उसकी तन्हाई उसके विचारों को और तेज कर देती है। उसका छोटा कमरा और शहर की गर्मी उसे दम घुटा देती है। उसका दिमाग हकीकत की जगह ख्यालों में फंस चुका है। वह मानता है कि डर लोगों को महानता हासिल करने से रोकता है। शायद उसे लगता है कि वह अलग है। शायद वह मानता है कि वह इतना हिम्मत वाला है कि अगला कदम उठा सके। कल वह अपने एक पुराने विश्वविद्यालय के दोस्त से मिलने जाएगा, पर आगे क्या होगा, अभी ये राज बाकी है। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का दूसरा अध्याय, एक भयानक अपराध। रस्कोल्निकोव बहुत बेचैन है। वह बार बार सोचता रहता है कि वो क्या करने वाला है और उसकी बेचैनी हर पल बढ़ती जा रही है। अपने आप को शांत करने के लिए वह एक तावड़ में वोडका पीता है, लेकिन शराब उसके लिए बहुत ज्यादा जोरदार है। वो बाहर भटकता है और कुछ झाड़ियों में गिरकर सो जाता है। सोते सोते उसे एक डरावना सपना आता है जिसमें वह फिर से अपने गांव में एक बच्चा बन जाता है। एक तावड़ के बाहर कुछ नशे में पड़े किसान इकट्ठे हो जाते हैं और वहीं एक पतला कमजोर घोड़ा एक बड़ी गाड़ी खींच रहा होता है। नेता मिकोल्का चाहता है कि घोड़ा दौड़े, पर वो बहुत थका हुआ होता है। वह घोड़े को बेरहमी से कोड़े मारता है, हंसते हुए, और बाकी लोग भी बेबस जानवर को तब तक पीटते हैं जब तक वो गिर न पड़े और मर न जाए। छोटा रस्कोल्निकोव रोते हुए और घोड़े को गले लगाते हुए उसके पास दौड़ता है। वह मिकोल्का से लड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक उसकी नींद खुल जाती है। हिलते डुलते हुए वह अपने प्लान के बारे में सोचता है। क्या ये सच में हो सकता है? क्या मैं वाकई ऐसा करूंगा? वह फुसफुसाता है और अब उसे पूरा एहसास हो जाता है कि वह हत्या करने वाला है। उस शाम रस्कोल्निकोव किचन से एक कुल्हाड़ी उठाता है और अजीब सी शांति महसूस करते हुए एलियोना इवानोवना के अपार्टमेंट की ओर चलता है। एलियोना उसे अंदर आने देती है और वह उससे एक सिगरेट केस दिखाने के लिए हाथ में देता है। जैसे ही वह अपना पीठ मुड़ती है, वह कुल्हाड़ी उठा लेता है और उसके सिर पर जोरदार वार करता है। बार बार वार करने पर खून उफन पड़ता है और वह गिर पड़ती है, मर जाती है। उसके हाथ कांपते हैं जब वह उसकी जेबों में कुछ ढूंढता है और बिस्तर के नीचे से कीमती सामान उठाता है। फिर अचानक उसे किसी के कदमों की आवाज सुनाई देती है। वह होती है एलियोना की बहन लिजावेटा। वह सामने के इस भयावह दृश्य को देखती है और एक छोटी सी कराह निकलती है। रस्कोल्निकोव जैसे ही देखता है जम सा जाता है। फिर वह कुल्हाड़ी पकड़ लेता है और उसकी ओर दौड़ पड़ता है। वह चिल्लाती नहीं है, उसका मुंह बच्चे की तरह कांपता है और वह तो अपने आप की रक्षा के लिए हाथ भी नहीं उठाती है। रस्कोल्निकोव कुल्हाड़ी से वार करता है और उसकी खोपड़ी चीर जाती है। वह गिर पड़ती है, मर जाती है। घबराहट उसे पकड़ लेती है क्योंकि उसने एलियोना की हत्या की योजना बनाई थी, पर लिजावेटा की मौत बिल्कुल अनायास हो गई। उसका दिमाग धुंधला होने लगता है और वह कुल्हाड़ी और अपने हाथों को एक बाल्टी पानी में धोता है। वह अपने कपड़ों में खून की जांच करता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कता है। अब उसे लगता है कि उसके घोड़े का सपना उसके किए हुए काम से गहराई से जुड़ा हुआ है। सपने में वो क्रूर आदमी मिकोल्का रस्कोल्निकोव के अंधेरे और हिंसक पहलू का प्रतीक है, जबकि उसका बच्चा रूप जो घोड़े से प्यार करता था उसकी दयालु और संवेदनशील तरफ को दर्शाता है। ये दोनों ताकतें उसके अंदर आपस में लड़ रही हैं। एलियोना की हत्या बिल्कुल ठंडे दिमाग से और सोच समझकर की गई थी, क्योंकि उसने उसका पीठ मुड़ते ही वार किया, जिससे सब कुछ आसान हो गया। पर लिजावेटा की हत्या कुछ अलग थी। उसे उसका सामना करना पड़ा और उसके मासूम आंखों में झांकते हुए उसे मारना पड़ा, बिना किसी औचित्य के।
उस पल उसे अपने किए गए अपराध का पूरा भय समझ में आ जाता है। उस रात रस्कोल्निकोव बिस्तर पर लेटा रहता है और सो नहीं पाता क्योंकि उसके दिमाग में डर, अपराध बोध और उलझन भर जाती है। उसकी असली सजा अभी तो शुरू हुई है। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का 3रा अध्याय। सजा शुरू होती है। जैसे ही सूरज उगता है, रस्कोल्निकोव बुखार जैसा महसूस करते हुए जाग जाता है। उसके दिमाग में उसके किए हुए अपराध की यादें एकदम से उमड़ पड़ती हैं। उसे याद आता है कि उसने अपना दरवाजा कभी बंद नहीं किया, चोरी की चीजों को छुपाया नहीं और न ही अपना कपड़ा बदला। डर उसे घेर लेता है। क्या वह अपना दिमाग खो रहा है? क्या उसकी सजा पहले से ही शुरू हो गई है? बाद में उसे पुलिस स्टेशन बुलाया जाता है। घबराहट उसके अंदर छा जाती है। पर जब वह वहां पहुंचता है तो पता चलता है कि ये सब हत्या से कोई लेना देना नहीं है। उसकी मकान मालकिन ने बकाया किराए के लिए उसे रिपोर्ट कर दिया है। ऑफिसर इलिया पेट्रोविच उससे सवाल करता है, पर रस्कोल्निकोव इतना परेशान और भ्रमित हो चुका होता है कि उसे अब किसी की बात कोई फर्क नहीं पड़ता। भले ही कमरा प्रियजनों से भरा हो, वह फिर भी अकेला महसूस करता है। एक गहरी दर्दनाक तन्हाई उसकी आत्मा पर छा जाती है। फिर अपने कमरे में वापस वह चोरी की गई चीजों को इकट्ठा करता है और उन्हें एक बड़े पत्थर के नीचे एक यादृच्छिक आंगन में दफन कर देता है। उसकी भावनाएं झट से बदल जाती हैं। पहले राहत, फिर उलझन और अंत में हर चीज से नफरत उसके चारों ओर। जैसे ही वह इधर उधर घूमता है, उसे पता चलता है कि वह अपने दोस्त राजुमिहिन के घर के बाहर है। वह अंदर जाता है पर जल्दी ही गुस्से में आकर बाहर निकलने की कोशिश करता है। राजुमिहिन उसे रोकते हुए दया और यहाँ तक कि काम का ऑफर भी देता है। रस्कोल्निकोव थोड़े समय के लिए मान जाता है, पर फिर निराशा में वहां से चला जाता है। उस रात वह डरावने सपनों से भरी गहरी नींद में चला जाता है। वह एक बुखारी हालत में फिसल जाता है और हकीकत से मुश्किल से वाकिफ रहता है। उसके किए हुए अपराध का बोझ उसे कुचल देता है। उसे एहसास होता है कि वह हमेशा के लिए इंसानियत से कट चुका है। उसकी सजा सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि मानसिक भी है। राजुमिहिन कहानी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उसका नाम रूसी शब्द रीजन से आया है। वह तर्क और दया का प्रतीक है जो रास्कोल्निकोव को बेहद जरूरी है। शायद अगर उसने हत्या से पहले राजुमिहिन से बात की होती तो उसे रोका जा सकता था। भले ही रास्कोल्निकोव बाहर से विरोध करता दिखता है, पर अंदर से वह जुड़ाव की तलब रखता है। ये अलगाव और अपनत्व के बीच की लड़ाई ही उसकी तकदीर तय करेगी। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का 4थी अध्याय। अपराध बोध का चौराहा। जैसे ही रस्कोल्निकोव अपनी बुखार वाली हालत से बाहर आता है, वह जाग जाता है। वह अपने अपार्टमेंट से निकल पड़ता है, पूरा कंफ्यूज और बेचैन। सड़क पर वह अजनबियों से सवाल करने लगता है। आखिरकार वह एक कैफे जिसका नाम पले द क्रिस्टल है, वहां पहुंच जाता है और वहीं वह जामेटोव एक पुलिस क्लर्क से मिलता है। बातचीत के दौरान रस्कोल्निकोव मुस्कुराते हुए जामेटोव को उन हत्याओं के बारे में चिढ़ाता है। वह ये दिखाने में घमंड करता है कि उसे अपराधों की बहुत जानकारी है, यहाँ तक कि हत्याओं का बहुत विस्तार से वर्णन भी करता है। जामेटोव में शक पैदा हो जाता है, पर रस्कोल्निकोव तुरंत समझा देता है कि वह तो बस यह सोच रहा था कि अगर करता तो कैसे करता। कैफे छोड़ने के बाद रस्कोल्निकोव अनजाने में अलियोना इवानोवा के अपार्टमेंट की ओर चला जाता है, जो कि उसके अपराध का वह जगह है। अंदर 2 कर्मचारी कमरे की सजावट फिर से कर रहे होते हैं। वह फर्श की ओर घूरता है और पूछता है, यहाँ खून कहाँ चला गया? कर्मचारी घबरा जाते हैं। वे धमकी देते हैं कि पुलिस को रिपोर्ट कर देंगे और आखिरकार पोर्टर उसे बाहर फेंक देता है। बाहर खड़ा होकर रस्कोल्निकोव झिझक महसूस करता है। क्या उसे खुद को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए? वह इधर उधर देखता है, किसी संकेत की तलाश में। तभी वह सड़क के अंत में एक भीड़ को नोटिस करता है। एक आदमी एक कैरेज द्वारा कुचल गया है और वह मार्मेलादोव है, एक गरीब शराबी। पुलिस के पास जाने के बजाय रस्कोल्निकोव तुरंत उसकी मदद करने के लिए दौड़ पड़ता है। मार्मेलादोव गंभीर रूप से घायल है। एक डॉक्टर पुष्टि करता है कि वह बच नहीं पाएगा। एक पादरी आता है ताकि उसे उसके अंतिम संस्कार की रस्में निभाकर दे सके। तभी एक युवा महिला
एक चमकदार सिल्क ड्रेस में अचानक दिखाई देती है। उसका चेहरा पीला पीला, डरपोक और आंखें घबरा सी हैं। यह सोनिया है, मार्मेलाडोव की बेटी, जिसे अपने परिवार का खर्च चलाने के लिए वेश्यावृत्ति में फंसना पड़ा था। उसे देखकर मार्मेलाडोव माफी मांगता है और उसकी बाहों में मर जाता है। रस्कोल्निकोव सोनिया की मां को अंतिम संस्कार के लिए पैसे देता है। फिर वह निकल जाता है और अजीब सी संतुष्टि महसूस करता है। वह मानता है कि उसकी दयालुता ने उसे मुक्त कर दिया है, पर अंदर से वह जानता है कि ये सब उसके अपराध को मिटाने के लिए काफी नहीं है। रस्कोल्निकोव पूरी तरह से खोया हुआ है, अपराध बोध और अपने बहानों के बीच उलझा हुआ। वह कबूलियत की तरफ रुझान तो दिखाता है, पर बीच में ही रुक जाता है। वह अच्छा करने की कोशिश करता है, पर मुक्ति पाने के लिए और भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। जल्द ही उसकी सोनिया से फिर मुलाकात होगी। शायद वही उसकी बचत का चाबी साबित होगी। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का 5वां अध्याय। असाधारण लेकिन खामी से भरपूर। रस्कोल्निकोव एक अनोखा आदमी है। वह पोर्फिरी पेट्रोविच के अपार्टमेंट जाता है और रजूमिहिन भी उसके साथ निकल पड़ता है। उनका मकसद है कि रस्कोल्निकोव द्वारा पॉन की गई चीजें वापस मिल जाएं, जो कि एक मृत पॉन ब्रोकर की हैं। रस्कोल्निकोव ऐसा दिखता है जैसे कि वह हंस रहा हो। अपनी मुस्कान के पीछे वह अपना डर छुपा लेता है। पोर्फिरी पेट्रोविच इन्वेस्टिगेशन का मुखिया है। वह बहुत स्मार्ट और चालाक है और रस्कोल्निकोव पर कड़ी नजर रखता है। पोर्फिरी पूछता है, रस्कोल्निकोव आप यहाँ क्यों हैं? और रस्कोल्निकोव का कहना है कि पोर्फिरी को पहले से ही सच्चाई मालूम है। फिर वह पोर्फिरी को आंख मारता है। ऐसा लगता है कि पोर्फिरी उसके साथ खेल रहा है। पोर्फिरी पहले भी रस्कोल्निकोव से मिल चुका था। 2 महीने पहले उसने रस्कोल्निकोव द्वारा लिखा गया एक आर्टिकल ऑन क्राइम पढ़ा था। उस आर्टिकल में रस्कोल्निकोव ने महान लोगों के बारे में लिखा था। उसने कहा कि कुछ लोग दूसरों से बेहतर होते हैं। ये लोग असाधारण होते हैं। इनके पास कानून तोड़ने का हक है और अच्छे मकसद के लिए अपराध कर सकते हैं। रस्कोल्निकोव ने न्यूटन का उदाहरण दिया। उसने सुझाव दिया कि न्यूटन खोजें करने के लिए लोगों की जानें कुर्बान कर सकता था। पोर्फिरी के घर से निकलने के बाद रस्कोल्निकोव अपने घर लौट आता है। उसे फिर से बुखार जैसा महसूस होता है। उसके दिमाग में फिक्रें घूम रही हैं। वह पोर्फिरी और अपनी खुद की सोच के बारे में विचार करता है, साथ ही अपनी थ्योरी पर भी शक करता है और सोचता है क्या वह वाकई में असाधारण है। उसे पूरा यकीन नहीं होता कि वह उस आइडिया में फिट बैठता है जो उसने लिखा था। रस्कोल्निकोव का असाधारण आदमी का आइडिया बहुत महत्वपूर्ण है। उसके विचार बाद में जर्मन दार्शनिक फ्रीडरिक नीत्शे के आइडियाज से मेल खाते हैं। नीत्शे ने यूबरमेंश यानी सुपरमैन के बारे में लिखा था। दोनों विचारक निहिलिज्म पर विचार करते थे, जहां निहिलिज्म का कहना है कि कोई स्पष्ट नैतिक सच्चाई नहीं है और यह परिवार व समाज के पुराने विचारों को नकार देता है। लेखक दोस्तोयेव्स्की को निहिलिज्म से डर था। उसका मानना था कि बिना किसी नैतिक गाइड के लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसने सोचा था कि केवल तर्क से यहाँ तक कि हत्या भी जायज ठहराई जा सकती है, जबकि नीत्शे ने निहिलिज्म को नैतिक संकट का रास्ता माना जिसमें यूबरमेंश नए मूल्य बनाएगा। नीत्शे इसे एक सकारात्मक लक्ष्य के तौर पर देखता था, पर दोस्तोयेव्स्की ने ऐसे खतरनाक विचारों के खिलाफ चेतावनी दी थी। रस्कोल्निकोव कोशिश करता है कि वह उसी तरह का असाधारण आदमी बनकर दिखे जैसा उसने बताया था, पर उसकी भावनाएं और अंतःकरण उसकी असली पहचान दिखा देते हैं। वह अपनी ही सोच से उलझन में पड़ जाता है। उसका अंदर का संघर्ष उसे अपने विश्वासों पर सवाल उठाने पर मजबूर कर देता है और उसकी ये लड़ाई एक चेतावनी है कि केवल ठंडे तर्क पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का 6वां अध्याय। पवित्र दुख। सोनिया एक दयालु पर परेशान आत्मा है। वह एक प्रोस्टिट्यूट के रूप में काम करती है, पर उसके दिल में दया की कोई कमी नहीं है। वह अपने परिवार की बहुत परवाह करती है। उसकी माँ कैटरीना इवानोवा मानसिक बीमारी से जूझ रही है और सोनिया दूसरों के उस व्यवहार को न समझ पाते हुए भी अपनी माँ का बचाव करती है। उसके प्यार की ताकत मुश्किल समय में भी कायम रहती है। एक दिन रस्कोल्निकोव सोनिया से बात करता है। वह उससे उसके परिवार के बारे में पूछता है।
उसे डर लगता है कि शायद सोनिया की छोटी बहन पोलेंका भी उसी हाल में आ सकती है। सोनिया जोर से बोलती है, ईश्वर ऐसी तकदीर को कबूल नहीं करेगा। उसका ईश्वर में गहरा विश्वास है। जब रस्कोल्निकोव पूछता है, क्या ईश्वर मौजूद है, तो सोनिया निराशा में रोने लगती है। वह उस विश्वास से लिपटी रहती है कि ईश्वर निर्दोषों की रक्षा करते हैं। रस्कोल्निकोव सोनिया के मजबूत धार्मिक स्वभाव को देखता है। वह उसे एक धार्मिक पागल कह देता है। उसे लगता है कि उसके विश्वास का असर उस पर भी पड़ सकता है। फिर भी वह उसका न्यू टेस्टामेंट लेकर उसे एक कहानी पढ़ने को कहता है। सोनिया जीसस द्वारा जीवन में वापस लाए गए आदमी लाजरस के बारे में पढ़ती है। सोनिया के लिए लाजरस सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि यह आशा और नई शुरुआत का संकेत है। पढ़ाई के बाद रस्कोल्निकोव खुलासा करता है कि उसने अपने परिवार से सारे संबंध तोड़ दिए हैं। वह सोनिया से कहता है कि अब उसके पास बस आप ही बची हैं। वह उससे अपने साथ चलने को कहता है, हालांकि उसे पता नहीं कि आगे कहाँ जाएंगे। सोनिया को सिर्फ उसकी गहरी उदासी ही दिखती है। रस्कोल्निकोव आगे जोड़ता है कि सोनिया ने अपने फैसलों से अपनी ही जिंदगी को नुकसान पहुंचाया है, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है और परेशान हो जाती है। कुछ देर बाद रस्कोल्निकोव फिर से सोनिया से मिलता है। वह उसके बिस्तर पर बैठ जाता है और उससे अंदाज लगाने को कहता है कि लिजावेटा को किसने मारा। सोनिया उसकी आंखों में डर देख लेती है। जब उसे समझ आता है तो वह उसके हाथों को कसकर पकड़ लेती है। वह रो पड़ती है, आपने क्या किया, और निराशा में उसे गले लगा लेती है। सोनिया वादा करती है कि वह कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी। वह उससे एक क्रॉस मांगती है। वह अपना क्रॉस उसे दे देती है और कहती है कि वह लिजावेटा का क्रॉस पहनेगी। साथ मिलकर दोनों तय करते हैं कि वे अपना क्रॉस उठाएंगे। रस्कोल्निकोव को अपने अपराधों का इकरार करना होगा और सोनिया कसम खाती है कि वह उसका साथ देगी, यहाँ तक कि सिबेरिया तक भी। सोनिया आत्मत्याग का प्रतीक है। अपने पेशे के बावजूद वह शुद्ध और दयालु है। वह हमें दिखाती है कि दुख में भी आशा मौजूद है। उसका ईश्वर में विश्वास सरल और सच्चा है। उसमें हम उन सभी के दर्द और ताकत को देखते हैं जो दुख भोगते हैं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि अंधेरे के बाद भी मुक्ति आ सकती है। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का 7वां अध्याय, एक नई शुरुआत। रस्कोल्निकोव अपनी यात्रा की शुरुआत अपनी माँ से मिलने, फिर अपनी बहन से मिलने और आखिरकार सोनिया से मिलने से करता है। सोनिया के घर पर वह अपना क्रॉस वापस लेता है और वह आपसे प्रार्थना करने को कहती है। उसे समझ नहीं आता कि क्यों, पर वह मान जाता है। फिर वह पुलिस स्टेशन की ओर चल पड़ता है। रास्ते में वह एक मोड़ लेकर भूसा मार्केट चला जाता है और उसे सोनिया के शब्द याद आ जाते हैं, चौराहे पर जाओ, लोगों के आगे झुको और जमीन को चूमो। अचानक भावनाओं से भरकर वह जमीन पर गिर पड़ता है। भीड़ उस पर हंसती है, पर वह उठकर चल देता है। सोनिया दूर से उसका पीछा करती है, अपनी वफादारी साबित करते हुए। पुलिस स्टेशन पर पहुंचते ही वह झिझक महसूस करता है, पर जब वह सोनिया का फीका डर से भरपूर चेहरा देखता है तो वापस मुड़ जाता है। उसके होंठ सफेद पड़ जाते हैं, उसकी आवाज कांपने लगती है और अंत में वह कबूल कर लेता है, मैंने कुल्हाड़ी से उस बूढ़ी पॉन ब्रोकर और उसकी बहन को मारा। वह ज़ामेटोव क्लर्क से कहता है। फिर उपन्यास समय में आगे बढ़ जाता है। अब रस्कोल्निकोव साइबेरियन जेल में है, अपनी सजा काट रहा है। सोनिया भी जैसे उसने वादा किया था वहीं उसे फॉलो करती है। हालांकि वह तुरंत अपने अपराध पर पछतावा महसूस नहीं करता। वह अब भी मानता है कि उसकी थ्योरी बेवकूफ़ी नहीं थी। उसकी एकमात्र गलती उसके विचार में कानून तोड़ना थी। सोनिया अक्सर जेल की खिड़की के बाहर से उसे देखने जाती है। एक दिन आखिरकार वे आंगन में मिलते हैं। साथ बैठकर वह अचानक आंसुओं में बहने लगता है और उसके पैरों के पास गिर पड़ता है। वह हैरान होती है, पर फिर उसे समझ आ जाता है। उसकी आंखों में शुद्ध खुशी की एक रोशनी चमक उठती है और आखिरकार वह उससे प्यार करने लगता है। पतले और फीके वे साथ खड़े होते हैं, एक नए भविष्य की ओर देखते हुए। उस रात रस्कोल्निकोव सोनिया का न्यू टेस्टामेंट अपने तकिए के नीचे से निकाल लेता है। वह अभी इसे खोलता नहीं है, पर सोचता है कि क्या अब उसका विश्वास उसकी अपनी भी बन गया है। उसकी मुक्ति शुरू हो गई है। आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। उसे कबूल करना होगा, न केवल कानून के सामने बल्कि ईश्वर और मानवता के सामने भी।
तभी वह सचमुच आजाद हो पाएगा। दोस्तोयेव्स्की रस्कोल्निकोव की बाकी कहानी नहीं लिखते, पर उसकी उद्धार की यात्रा शुरू हो गई है। यही एक नई शुरुआत है। क्राइम एंड पनिशमेंट बुक समरी का निष्कर्ष। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमने अपराध बोध और मुक्ति की एक अंधेरी गहरी कहानी को करीब से समझा। रस्कोल्निकोव, जो मुख्य किरदार है, मानता है कि वह असाधारण है। वह सोचता है कि उसकी सोच उसे दूसरों से ऊपर बनाती है। यही सोच उसे एक भयानक अपराध करने के लिए प्रेरित कर देती है। वह एक कुल्हाड़ी से एक पॉन ब्रोकर की हत्या कर देता है। उसका प्लान तब बिगड़ जाता है जब उस पॉन ब्रोकर की बहन कमरे में प्रवेश कर जाती है और रस्कोल्निकोव उसकी बहन को भी मार देता है। ये घटनाएं कहानी की शुरुआत में ही घटित हो जाती है। उपन्यास का बाकी हिस्सा उसकी दर्द भरी यात्रा को बताता है। हम देखते हैं कि वह कड़ी सजा का सामना करता है। वह अपने अंदर के दानवों से लड़ता है। उसे चक्कर आ जाते हैं और वह लगभग पागल होने के कगार पर रहता है। उसका दिमाग लगातार विरोधाभासों से भरा रहता है और वह खुद को दुनिया से अलग थलग महसूस करता है। हर पल अफसोस और डर उसकी जिंदगी में समाया रहता है। फिर सोनिया नाम की एक दयालु महिला उसकी जिंदगी में प्रवेश करती है। सोनिया एक नेक दिल वेश्या है जिसके पास बड़ा दिल है। वह उसे उसकी गलत राह का एहसास कराती है। उसकी कोमल सलाह से रस्कोल्निकोव में उम्मीद की किरण जगने लगती है। उसे अपने पाप कबूल करने के लिए प्रेरित किया जाता है और आखिरकार वह अपनी गलती स्वीकार कर लेता है। कहानी का अंत तब होता है जब रस्कोल्निकोव साइबेरियन जेल में होता है। यहाँ उसे एक दिव्य अनुग्रह का अनुभव होता है। यह पल उसकी उद्धार की शुरुआत का संकेत बन जाता है। उसकी यात्रा हमें ये सिखाती है कि अंधेरे में भी रोशनी की ओर जाने का रास्ता होता है। हमारे साथ इस यात्रा में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भी विचारों और अंतर्दृष्टियों के लिए जुड़े रहिए। डिस्क्लेमर: इस सामग्री की कोई भी डिजिटल प्रति जिसे पायरेसी या बिना अनुमति डाउनलोड करके साझा किया जाता है या किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपलोड किया जाता है, उसे कॉपीराइट कानून के अनुसार स्पष्ट अपराध माना जाएगा। पायरेसी एक गंभीर अपराध है और इसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा कॉपीराइट उल्लंघन के कारण आपके YouTube चैनल या पेज पर स्ट्राइक लगाया जा सकता है, यहाँ तक कि उसे डिलीट भी कर दिया जा सकता है। अतः कृपया पायरेसी न करें और पायरेसी का समर्थन न करें। यह सामग्री उल्लिखित पुस्तक के संदर्भ स्रोत पर आधारित है। हालांकि इसमें मानवीय या यांत्रिक त्रुटियों के कारण कुछ अनचाही गलतियां या असंगतताएं हो सकती हैं। यदि आप कोई गलती या असंगति पाते हैं तो कृपया हमें क्षमा करें और टिप्पणी यानी कमेंट या फिर संदेश यानी मैसेज के माध्यम से सूचित करें। यदि आपको इस पुस्तक का सारांश यानी बुक समरी की सामग्री पसंद आता है और आप पुस्तक का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो कृपया ऑनलाइन या ऑफलाइन किताब की दुकान से इस पुस्तक को खरीदकर पढ़ने का प्रयास करें।